हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लेट ए बी सी बी थ्री mutually independent events. Consider the two statements S1 and S2. S1 A and B union C are independent. S2 A and B intersection C are independent. Then तो इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी थ्री म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है और हमें बताना है कि S1 और S2 में कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है ना. उसके रिगार्डिंग हमें हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है. ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि आखिर कोई इवेंट जो है इंडिपेंडेंट कब होता है. ठीक है, तो टू टू इवेंट की स्किल्स की कंसेप्ट हम नोट कर लेते हैं पहले, है ना. टू इवेंट्स E and F are independent two events E and F are independent if क्या कंडीशन होगा. तो ये कंडीशन होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. ठीक है, ये हमारा दो इवेंट E और F के लिए हो गया. ठीक है, और थ्री इवेंट्स, अगला की स्किल्स हम नोट कर लेते हैं जो इसमें हमें रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, थ्री इवेंट्स E कॉमा F एंड मान लो थर्ड इवेंट है G. ठीक है, E F एंड G आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. म्यूचुअली इंडिपेंडेंट यहां अलग है. ठीक है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ. बच्चे ये IFF का मतलब होता है कि इफ एंड ओनली इफ. ठीक ना, EFG जो है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट यदि होगा तो उस केस में जो है वो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा चार कंडीशन होंगे. फर्स्ट कंडीशन क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो. दूसरा कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G हो. एंड तीसरा कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G हो. और ये फाइनल कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G हो. ठीक है, जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं बच्चे तभी हमारा EFG म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं. ठीक है, ऐसे ही यदि हमें मान लो चार इवेंट है और उसको हमें इंडिपेंडेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट यदि है ना, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब जितने भी पेयर्स है ना, जितने भी पेयर्स ट्रिपलेट या जितने भी इवेंट्स का कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकता है ना इंटरसेक्शन में, है ना, वो सारे एक्चुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए. ठीक है, उन्हीं इवेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होने चाहिए. यही यहाँ पे यही बन सकता है ना. तीन में जो है तीन इवेंट यदि है तो तीन में दो लोगे या तीन में से तीन ले लोगे. ठीक है ना, इंटरसेक्शन यदि हमें फॉर्म करना है तो कम से कम दो ऑपरेशन तो चाहिए. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इतने ही फॉर्म हो सकते हैं तो यहाँ पे ये चार कंडीशन बने. ठीक है, यदि मान लो इससे ज्यादा इवेंट होंगे तो उसमें जितने भी तुम्हारे इस तरह से इंटरसेक्शन उनके बीच में फॉर्म हो सकता है वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए. ठीक है, तभी वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कहलाता है, अदरवाइज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा. ठीक है, मतलब जितने भी तुम्हारा इंटरसेक्शन के पॉसिबल वेज हो सकते हैं, है ना, उन इवेंट के बीच में वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, है ना, तभी वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कहलाता है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा की कंसेप्ट जो हम इसमें यूज करेंगे. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम प्रूव करेंगे
है ना, या कैसे हम चेक करेंगे कि S1 जो है हमारा इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखो, हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि दो इवेंट को हम इंडिपेंडेंट कब कहते हैं, ठीक है। ई एन एफ और इंडिपेंडेंट तभी कहलाएगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल हो, ठीक है। अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसके हमें यहाँ पे ए एंड बी यूनियन सी को चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें इसके लिए चेक करना होगा कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो, इंटरसेक्शन यदि प्रोडक्ट में आ गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे S1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी S1 पे आते हैं पहले, ठीक है। हम S1 चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और यदि आ गया तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। यही बस हमें करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे सबसे पहला रूल पता है कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है। तो दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन के साथ। यूनियन इंटरसेक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा सेट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब ये तो आ गया। अब ध्यान समझना बच्चे, इसको यदि हम A इंटरसेक्शन B को X समझे और A इंटरसेक्शन C को Y समझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X यूनियन Y का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ X यूनियन Y? तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी X यूनियन Y का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ X दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Y दैट मीन्स A इंटरसेक्शन C और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इंटरसेक्शन Y। बच्चे, इन दोनों का इंटरसेक्शन दो बार ए का कोई मतलब नहीं होगा ना। जब हमें इंटरसेक्शन नहीं लेना है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ना। तो सिंपल सी बात है, ए और ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन ही लेना है, तो ए दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, हम एक बार लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन पार्ट होगा वो देखो, ए इंटरसेक्शन बी और फिर से ए इंटरसेक्शन सी, दो बार ए का इंटरसेक्शन। चूंकि हम ऑर्डर ऑपरेशन जो है इंटरसेक्शन जो वो तुम्हारा एसोसिएटिव होता है ना, ये हम कह सकते हैं कि हम ऑपरेशन का ऑर्डर जो हम चेंज कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑपरेशन का यदि हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, हम ए इंटरसेक्शन ए को हम सिंपल ए लिख सकते हैं, है ना। तो बाद में फिर हमें ए करें इंटरसेक्ट या पहले ही हम ए पहले इंटरसेक्ट कर लें, एक ही बात होगी, है ना। इंटरसेक्शन में ऑर्डर चेंज हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। सारे यदि इंटरसेक्शन है तो कोई भी पहले कर लो, तो ए इंटरसेक्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ही आएंगे, ठीक है। अब ध्यान समझना, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि ए और बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा। और ये तुम्हारा ये भी चूंकि गिवन है कि एबीसी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन जो वो 3 के हों या 2 के हों, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे कॉमन ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यदि हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, पूरे में कॉमन है, ठीक है, कॉमन ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू सी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी और सी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ए बी सी यदि इंडिपेंडेंट है ना, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम उसको इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और बच्चे, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, ये तो बेसिक है। ये तुम्हारा क्या गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी,
ठीक है ना। बी यूनियन सी का मतलब ये होता है बच्चे बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी में भी यही हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी के इक्वल आ गया, है ना। इसका ये मतलब हो गया, यदि अब आप लेफ्ट साइड वाले पार्ट को भी लिख लें तो ये आ गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू, ठीक है। इसी को हम फाइंड कर रहे थे ना। और यदि ये दोनों देखो सिंपल समझ सकते हो, इंटरसेक्शन जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, है ना, ए और बी यूनियन सी का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी यूनियन सी आर इंडिपेंडेंट, ये प्रूव हो गया। ये मतलब वेरीफाई हो गया कि S1 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। अब हम S2 को चेक करेंगे। तो बच्चे S2 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें ए और बी इंटरसेक्शन सी के बारे में हम बताने कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। हमें पता है कि इंटरसेक्शन जो है वो तुम्हारा एसोसिएटिव होता है। दैट मीन्स हम एसोसिएटिव का मतलब होता है बच्चे कि हम ऑपरेशन का ऑर्डर जो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दैट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन हम बाद में करें, है ना। और चूंकि हम ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज ही कर सकते हैं, तो दैट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम कोई सा भी ऑपरेशन पहले कर दें इन दो इंटरसेक्शन में, रिजल्ट सेम ही होगा, तो इसीलिए हम उसको सिंपल ये लिखते हैं। और हमें पता है कि ए बी सी यदि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये फोर्थ कंडीशन था ना बच्चे कि इंटरसेक्शन, यहाँ पे हमने लिखा था ना कि स्किल्स में कि ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये भी तुम्हारा होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, उसका यूज से हम ये लिख लिए। अब बी सी चूंकि इंडिपेंडेंट है, ए बी सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। तो देखो ये तुम्हारा आ गया ना, ए इंटरसेक्शन जो है, अब जैसे तुम यहाँ पे लेफ्ट साइड भी लिख लो, तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने प्रूव कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के। और इसी का ये मतलब हो गया कि ए और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट, यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इंप्लाइज दैट, या देयरफॉर लिख ले, ठीक है। देयरफॉर क्या कंक्लूजन हुआ, देयरफॉर कंक्लूजन ये हुआ कि ए एंड बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए एंड बी इंटरसेक्शन सी, देयरफॉर ए एंड बी इंटरसेक्शन सी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट प्रूव हो गए, मतलब S1 भी करेक्ट हो गया और S2 भी करेक्ट हो गया। तो S1 S2 यदि करेक्ट हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन यदि हम देखें, तो ऑप्शन देखें तो बोथ S1 S2 आर ट्रू, ठीक है, ये ऑप्शन 1 है, ठीक है। ऑप्शन 1 में बोथ S1 S2 आर ट्रू दिया हुआ है, और हमें ये पता चल चुका है कि ए जो है वो बी यूनियन सी, ए एंड बी यूनियन सी आर इंडिपेंडेंट आ चुका है, ठीक है, हम पहले प्रूव कर चुके। और अभी हमने देखा कि ए और बी इंटरसेक्शन सी भी इंडिपेंडेंट आ गए, तो इसका मतलब S1 S2 दोनों करेक्ट आ गए, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गए, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 1, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।